अभी तक के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है, राइट, जो कि डील करता था बिजनेस एनवायरनमेंट से। आज हम यहाँ पे एक और नए चैप्टर के टुवर्ड्स बढ़ेंगे एंड वन ऑफ अगेन माय फेवरेट चैप्टर, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस, या जिनको हम बिजनेस फैसिलिटेटर भी बोलते हैं। ये आपका इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, चैप्टर नंबर 5, और इक्वल वेटेज है। बाय द वे, आप लोगों ने चेक किया आपका बीसी के सब्जेक्ट जो है, इसमें हर चैप्टर जो है उसका इक्वल वेटेज है। एवरी चैप्टर हैज गॉट इक्वल वेटेज, राइट? सो वेटेज तो इक्वल है इसका, बट आई टेल यू दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें जो आप टॉपिक्स पढ़ोगे, इसको शॉर्ट कर दिया इंस्टीट्यूट ने, टेक्निकली अगर बताऊं। ये पहले काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था, बट इसको फिलहाल इंस्टीट्यूट ने शॉर्ट कर दिया। यू हैव दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सीसीआई, आईआरडीएआई एंड नबार्ड। यहाँ पर फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में और भी होते थे, बट उन सबको हटा दिया इंस्टीट्यूट ने। जो ओरिजिनली मॉड्यूल आपका बना था उसमें से रिड्यूस कर दिया, बट अभी यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इनमें से आपने कुछ के बारे में नाम सुन के रखा होगा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुन रखा होगा, और आपने सेबी के बारे में भी सुन के रखा हुआ होगा। क्या आपने सीसीआई, आईआरडीएआई, नबार्ड इनके बारे में सुना हुआ था पहले कभी? क्या आपने इनके बारे में पहले कभी सुना हुआ था? नबार्ड, नबार्ड के बारे में सुना हुआ था? भावेन बोलते हैं मैंने नबार्ड के बारे में सुना हुआ था। ओके, ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? सोनी बोलती है यस, उन्होंने भी सुन के रखा हुआ था। सो दिस इज गुड, दिस इज नाइस। नबार्ड के बारे में, सीसीआई के बारे में भी। ओके, आदित्य बोलते हैं उन्होंने सीसीआई के बारे में भी सुन रखा था। ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब आप देखो, हम यहाँ पर जब इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो, बिजनेस फैसिलिटेटर्स, राइट अरविंद? आरबीआई के बारे में भी, आरबीआई तो खैर आई थिंक हम सब ने सुन के रखा होगा, बिकॉज आरबीआई इज वन इंस्टीट्यूट जो हार्डली ऐसा होगा कि किसी को नहीं पता होगा आरबीआई के बारे में। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फैसिलिटेटर, सो बिजनेस फैसिलिटेटर कौन है? बिजनेस फैसिलिटेटर इज बेसिकली अ पर्सन which helps you to do the business. It helps you to do the business। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कैसे हेल्प करते हैं, या आपको बिजनेस को करने के लिए दे प्रोवाइड यू सम, इसको फैसिलिटेटर्स बोलते हैं, ठीक है? दे आर कॉल्ड एज द फैसिलिटेटर्स। अब कुछ यहाँ पर नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है और यहाँ पर कुछ फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, दिस मीन्स दे प्रोवाइड यू फंड्स, दे प्रोवाइड यू मनी। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन दे डू नॉट प्रोवाइड यू मनी, बट दे अदरवाइज प्रोवाइड यू द फैसिलिटीज विद विच यू कैन डू द बिजनेस। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है दैट इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द स्टडी मटेरियल वी इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस फैसिलिटेटर्स। तो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट फर्स्ट चैप्टर के अंदर यहाँ पर आपको बताया हुआ है बिजनेस फैसिलिटेटर के बारे में, जिसमें बताया हुआ है बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होते हैं? दे आर द वन हु आर आवर हेल्पर्स, दे हेल्प द बिजनेस, राइट? तो ये देखो, the way they simplify our lives and makes it comfortable, business facilitators do the same for the business। जैसे हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, उनकी वजह से हमारा बिजनेस, घर का काम थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है? बिल्कुल वैसी फैसिलिटेटर्स होने की वजह से हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो जाता है बिजनेस को करना, ठीक है? सो अगर आप यहाँ पे देखो, हम बिजनेस फैसिलिटेटर के बारे में और देखें तो इसी को एनालॉजी के साथ इन्होंने ड्रॉ करके बताया हुआ है। अब कुछ कुछ यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है, तो ये देखो, इधर आपको दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीसीआई, आईआरडीएआई। तो ये आपको अलग अलग यहाँ पर बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बारे में बताया हुआ है। सो आप ये देखिए, ये डायग्राम आपको बेसिकली बता रहा है। ये डायग्राम क्या बता रहा है कि देखो, बिजनेस फैसिलिटेटर्स जो है वो डायरेक्टली बिजनेस के साथ नहीं होते हैं। ये आपका हो गया मेन बिजनेस, ये वाला जो एरिया है ये हो गया आपका मेन बिजनेस। ये हो जाता है आपका ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज या एड टू ट्रेड, मतलब ये मेन बिजनेस में नहीं है, बट ये इसको क्या करते हैं, दे आर द वन हु सपोर्ट द मेन बिजनेस, ठीक है? और फिर आ जाता है आपके पास यहाँ पे फैसिलिटेटर्स, जो यहाँ पर सपोर्ट, जो सिस्टम है और जो मेन बिजनेस है, दोनों को ही यहाँ पर सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है उनके लिए। तो दीज आर द फैसिलिटेटर्स। अब जैसे यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बताया हुआ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर बिजनेस फैसिलिटेटर्स। जैसे एक आपके पास है यहाँ पर फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर क्या हो गया? तो आपके देखो, ये वो इंसान है, फ्रेट, एक तो देखो फ्रेट यानी कि माल भाड़ा,
ठीक है। और माल भाड़ा कब देते हो? जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। और जब आप फॉरवर्डर की बात करते हो तो दिस इज बेसिकली व्हाट, कि बिजनेस के पास से गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो गए और अब इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कस्टमर्स के टुवर्ड्स। तो ये जो बीच में यहाँ पर कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट कौन करेगा? फ्रेट फॉरवर्डर। सो फ्रेट फॉरवर्डर इज अ पर्सन or a company who organizes shipment for the business firms to get goods from the manufacturer or producer to the market, customer और final point of distribution। तो जो भी जहां पर भी आपके कस्टमर्स तक ये गुड्स को पहुंचाता है, तो ये हो गया आपका फ्रेट फॉरवर्डर। अब फ्रेट फॉरवर्डर में आपको कौन देखेंगे? यहाँ पर आपको मिलेंगे जैसे कि शिपिंग कंपनी, ठीक है, जैसे कि आपको एयरलाइन कंपनीज मिलेंगे, रेलवेज होते हैं, रोडवेज होते हैं, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए? लॉजिस्टिक सपोर्ट जो करते हैं, दे ऑल प्रोवाइड द लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो ये सब हो गए आपके फ्रेट फॉरवर्डर। जैसे आपने सुना होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, सुना है इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में? श्रीराम ट्रांसपोर्ट। आपने शायद ब्लू डार्ट के बारे में भी सुना होगा, ब्लू डार्ट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो शिपिंग कंपनीज और ये सब होते हैं, तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं? वो करते हैं। बाय द वे आने वाले टाइम में आप देखना इनलैंड वाटरवेज के ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। अगर आप चेक करो इनलैंड वाटरवेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। और बेसिकली इनलैंड वाटरवेज क्या होगा, अभी अगर आप देखो, इफ़ यू सी रिवर गंगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो रिवर गंगा, सो रिवर्स ऑफ इंडिया, इसका अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, यस, तो आप ये देखो, लेट मी ओपन दिस, या फिर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द इमेज। मैं बेसिकली यहाँ पर ये इमेज को ओपन कर रहा हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू मोर प्रॉपरली कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अगर आप ये देखो, दिस इज रिवर गंगा। अभी तक क्या होता था, जैसे अरेबियन सी है, तो हम यहाँ से सपोज करो मुंबई है, तो मुंबई से कोई भी जो सामान है वो यहाँ से बाहर चला जाएगा, इधर से कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट होगा तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इन सबको यूज करते थे। हमने कभी भी इन नदियों का यूज नहीं किया, मतलब कि सपोज करो यमुना दिल्ली से फ्लो करता है, दिल्ली से सपोज करो हमें इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज, यहाँ पर कुछ सामान को भेजना है, तो हमेशा बाय रोड ही भेजते थे, या बाय ट्रेन या बाय एयर। हमने कभी भी यमुना रिवर को यूज नहीं किया कि यहाँ से हम शिप के अंदर सामान को डालें जो यहाँ पर पहुंच जाए, या आगे बनारस ही जाए, या फिर आगे कोलकाता जाए, इस तरह से करके, ठीक है। वी हैव नेवर डन दिस। सेम वे अगर आप यहाँ पे ईस्टर्न बेल्ट में देखो तो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो हमने कभी भी ब्रह्मपुत्र रिवर को यूज नहीं किया ऐसा इनलैंड वाटरवे। तो आने वाले टाइम पर ये वाला चीज भी शुरू हो रहा है, और इसके लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया बांग्लादेश ने भी शुरू किया है, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश ने। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर से ये वाला जो कर्सर जहाँ मूव कर रहा है ना, यहाँ से आपका जो शिप है वो निकलेगा, ठीक है, वो सामान लेकर, फिर देखो यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश से करते हुए ये यहाँ पर मिजोरम के अंदर एंटर करेगा और फिर यहाँ से इधर आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ ये जो है आपका त्रिपुरा, दिस स्टेट इज त्रिपुरा, त्रिपुरा से अगर आप कलकत्ता को कनेक्ट करना चाहो तो आपके लिए कितना हो जाएगा? ओके, माय कर्सर इज नॉट मूविंग, मे बी द कर्सर इज मूविंग बट यू कैन नॉट सी दैट, शायद वो स्क्रीन शेयर में इनेबल नहीं किया हुआ होगा। बट अगर आप देखो त्रिपुरा, अगर आप चेक करो बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल ऊपर आपको त्रिपुरा मिलेगा यहाँ पे। अगर आप त्रिपुरा को चेक करो, या चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस इमेज को पीपीटी में लगा देता हूँ, सो देन यू विल बी एबल टू सी इट प्रॉपरली। और मैं यहाँ पर फिर कुछ डायग्राम्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकता हूँ, थिंक दैट विल बी गुड। ओके, तो चलिए मैं न्यू शेयर कर देता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, चलिए अब अगर आप देखो, अब आपको कर्सर मूव करता हुआ दिखेगा, तो आप देखो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि यहाँ से यहाँ अगर हमें गुड्स को भेजना है तो हम यहाँ पर बाय इनलैंड वाटरवेज हम यहाँ पर भेज दें, ठीक है। सेम वे अगर आप चेक करो, हमने कभी भी ये वाला जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, इसको कभी भी यूज नहीं किया कि अरुणाचल प्रदेश को हम शिप से कनेक्ट कर दे थ्रू दिस, तो ये कितना हो जाएगा। और आप सोचो अगर यहाँ पे आसाम से अगर हमें कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको गुड्स को लेकर आना पड़ेगा इस जगह कैलकाटा पोर्ट में, या बाकी किसी पोर्ट में आपको भेजना होगा और वहां से एक्सपोर्ट होगा। लेकिन अगर हमने इनलैंड वाटरवेज को तैयार कर दिया तो आप सोचो कितना ग्रेट होगा, आसाम के अपर मोस्ट रीजन में यहाँ पर आपका
गुड्स प्रोड्यूस होगा और यहाँ से प्रोड्यूस होके ये रिवर के थ्रू निकलेगा और ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल में आगे एक्सपोर्ट के लिए चला जाएगा. सो इट बिकम्स वेरी इजी. इंडिया ने अभी जो एक प्रोजेक्ट तैयार किया है उसके बारे में आप देखना, यहाँ से हम त्रिपुरा को कनेक्ट करेंगे. देखो ये वाला जो पार्ट है दिस इज त्रिपुरा. तो त्रिपुरा को यहाँ से यहाँ आना पड़ता था और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि ये भी बांग्लादेश है, म्यांमार आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, तो यू कैन नॉट डू द एक्सपोर्ट. सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया हमने, इस चीज को कनेक्ट कर दिया, इस रोड को कनेक्ट कर दिया. ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लूइश हो गया. हमने इस पार्ट को कनेक्ट कर दिया है. तो इस पार्ट को कनेक्ट करने से क्या हो गया, ये इतना एरिया आपको कवर करके नहीं आना पड़ेगा और हम इजीली यहाँ पर गुड्स को भेज सकते हैं, यहाँ से गुड्स को लेके आ सकते हैं. ठीक है, तो ये हमेशा अच्छा रहता है. तो इनलैंड वाटरवेज के ऊपर आप चेक करना, आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा कुछ होगा. ट्रायल रन भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चला. आई थिंक अभी रिसेंटली केबीसी में भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया था. आई डोंट वॉच दैट, बट आप देख लेना. फिर आप देखो यहाँ पर आपके पास आता है, जस्ट क्योंकि अभी हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और के बारे में बात किया, सो आई शेयर दिस विद यू. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है बिजनेस इनक्यूबेटर. इनक्यूबेटर को अगर आप देखो तो इनक्यूबेटर बेसिकली क्या होते हैं, आप सबसे पहले इनक्यूबेटर वर्ड का ही मीनिंग समझ लो. कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? यहाँ पे बिजनेस इनक्यूबेटर. ओके, तो इनक्यूबेटर बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इनक्यूबेटर आर द वन जो बिजनेस को हेल्प करते हैं बड़ा होने में. ठीक है, दे विल हेल्प द यंग बिजनेस टू ग्रो. और वो उनको क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं. और सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, वो उनको टेक्निकल सपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे बिजनेस को ग्रो करो, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी है. आज की डेट में अगर आप चेक करो तो मिस्टर रतन टाटा वो ये काम कर रहे हैं. अगर आप रतन टाटा जी के बारे में चेक करो तो रतन टाटा जी इज डूइंग दिस थिंग ओनली. वो रिटायर हो चुके हैं. ठीक है, टाटा सन से वो रिटायर हो चुके हैं. आज की डेट में उनके पास पैसा भी बहुत है, उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है. वो नए बिजनेसेस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और वो ग्रो करते हैं. देन एक आपके पास यहाँ पर मिलेगा बिजनेस एक्सेलरेटर. बिजनेस एक्सेलरेटर बेसिकली क्या करेगा, आपके ऑनगोइंग बिजनेस को काफ़ी फास्ट अप्रोच में लेकर आएगा. बिजनेस एक्सेलरेटर आप एक तरीके से ऐसा समझो कि आपने सपोज करो एक नया बिजनेस को शुरू किया, आप उस फील्ड में नए हो. अब आप कैसे अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करोगे, कौन आपका ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना चाहिए, कहाँ पर आपको मिलना चाहिए, आप उन सब चीजों के ऊपर जाओगे. सो दे आर एक्सपर्ट इन डूइंग द मार्केटिंग. एंड आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो उनको ये भी बताते हैं कि कब कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाना चाहिए, कब कौन सा प्रोडक्ट आपको बिजनेस में लाना चाहिए, किसको हटाना चाहिए. तो ये सब आपके क्या हो गए, बिजनेस एक्सेलरेटर. फिर आपके पास एक आता है फाइनेंशियल कंसल्टेंट. तो यहाँ पर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये आप रोल ले सकते हो एज बिजनेस फैसिलिटेटर्स का. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का यहाँ पर रोल आ जाता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट फॉर एग्जाम्पल और चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पर उसका फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा जो उनको बताएगा कि आपको पैसे कितना रेस करना चाहिए, कहाँ से रेस करना चाहिए, इंडिया से रेस करे, बाहर से रेस करे. अब पैसे रेस करने के भी दो तरीके हैं, डेट लो या इक्विटी लो, शॉर्ट टर्म लोन लेना है, लॉन्ग टर्म लोन लेना है, पैसा कहाँ से कहाँ जाएगा, इन सब चीज़ों को. अगर आप यहाँ पर देखो, ये आपको टर्म मिल रहा है मर्चेंट बैंकर्स. ठीक है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग करियर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी. चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होता है. मर्चेंट बैंकर, तो मर्चेंट बैंकर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली दे आर जस्ट द ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड. मर्चेंट बैंकर कभी भी खुद पैसे नहीं देता, मर्चेंट बैंकर आपको मिलाता है जो आपको पैसा यहाँ पर दे देगा. इसके अलावा आपके पास यहाँ पर मर्चेंडाइजर भी होगा. अब मर्चेंडाइजर बेसिकली क्या हो गया, जो आपको यहाँ पर बिजनेस को हेल्प करेगा. जैसे अ फैब्रिक हाउस ऑब्टेन्स इट्स सप्लाइज फैब्रिक्स एंड एक्सेसरीज, तो वो आपके क्या हो गए, मर्चेंडाइजर. ये वाला पार्ट जो है ये आप रीड कर लेना, काफ़ी अच्छा आर्टिकल ये आपका है, इसको मैं यहाँ पर रीड करने को आपको बोलूँगा. एक बार आप इसको यहाँ पर रीड कर लेना. बट अब हम अगर यहाँ पे देखें गवर्नमेंट को, तो क्या गवर्नमेंट एक बिजनेस फैसिलिटेटर है? तो आप देखो, बार बार गवर्नमेंट, एटलीस्ट जो करंट गवर्नमेंट है, वो एक चीज़ के ऊपर बात कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे मेजर्स भी लिए हैं. द करंट मोदी गवर्नमेंट हैज़ टेकन लॉट ऑफ गुड एक्शंस उन्होंने लिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए. लेकिन एट द सेम टाइम कुछ उनके एक्शंस इतने खतरनाक हुए कि ऐसे लगता है कि मतलब ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा,
राइट। सो ये वाला सिनेरियो आ जाता है। बट एनीवे हाँ, एटलीस्ट उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब इसका अवेयरनेस उन्होंने रेज कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चेक करो तो इन्होंने आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया, आप देखो इस साल जो पूरा 2020 है, टेक्निकली इस साल नहीं पिछले साल, एंड थैंकफुली पिछले साल, क्योंकि अब हम 2021 में आ चुके हैं, तो एटलीस्ट वी आर हैप्पीली वी कैन से दैट लास्ट ईयर। सो मेक इन इंडिया जैसे था, इन्होंने इनको शुरू किया, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह अब इंडिया यहाँ पर गवर्नमेंट दिखाना चाहता है कि आप आओ इंडिया में बिजनेस लगाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये डिबेट है हमारे ऊपर अच्छा खासा हो सकता है कि क्या मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है या नहीं, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में हुआ है या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। बट यस, गवर्नमेंट यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट करंट गवर्नमेंट, मैं पास्ट गवर्नमेंट्स का भी बोलूंगा। हर गवर्नमेंट ने अपने अपने तरीके से कोशिश किया है कि बिजनेस यहाँ पर अफेक्ट मतलब इम्पैक्ट हो, यहाँ पर नए नए बिजनेसेस आए। सो जैसे यहाँ पर आपको वो दे रहा है कि इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए फाइट नहीं किया था, उन्होंने फाइट किया था कि इंडिया के इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिलेगा, लोगों के पास इकोनॉमिक पावर होगा, बिजनेसेस यहाँ पर होंगे। और इसी के लिए आप देखो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था हमारा 1948 में। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से चेक करो, इंडिया उस समय काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हर एक को बिजनेस करने को अलाउ नहीं कर रहे थे, लाइसेंस राज हमने रखा हुआ था, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे। इंडिया वाज स्टिल डिवाइडेड, पाकिस्तान के साथ जस्ट डिवीजन हुआ था, ठीक है, और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। जैसे आपने बहुत फेमस सुना होगा हैदराबाद के निजाम, वो इंडिया के साथ नहीं आना चाहते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम किया था, अगर वो नहीं होते तो हैदराबाद इंडिया का पार्ट नहीं होता। इसी तरह से जूनागढ़ अगर आप चेक करो, गुजरात में जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ भी पाकिस्तान का पार्ट होता, लेकिन जूनागढ़ भी इंडिया का पार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द तभी तो देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, राइट। तो वहां पर उस वक्त इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था, इसीलिए वहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आया था तो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड था। फिर आप देखो जैसे जैसे इंडिया सुधरता गया, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है ये धीरे धीरे क्या होते गए, चेंज होते गए। ठीक है, तो आप ये देखो फिर 1951 के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है, अभी यूनियन गवर्नमेंट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का हम बात कर रहे हैं, उन्होंने आईआर उन्होंने आईडीआरए एक्ट को यहाँ पर तैयार किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इसको यहाँ पर शुरू किया, राइट। और इसके अंदर उन्होंने काफी सारे बिजनेसेस को अलाउ किया। अच्छा, मेजरली अगर आप चेक करो तो उस वक्त 1951 1950s में वहां पर ज्यादातर कौन से सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा था, पब्लिक सेक्टर। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट public limited company or private limited company, I'm talking about public sector company. Public sector company means all government owned, तो ज्यादातर जो बिजनेसेस थे उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया था। ठीक है, सो द IRDAI ट्रस्ट entrusted the government with the responsibility of ushering the economic development via industrialization in India. Now industrial policy resolution अगर आप चेक करो ऑफ 1956, वहां पर भी जो पब्लिक सेक्टर है उनका रोल ज्यादा यहाँ पर ग्रो कर दिया था। ठीक है, ये सब इनिशियल्स में था। फिर ये देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ इनिशियली द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वर टू कमांड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप देखो पहले अगर आपको फोन पे बात करना है तो आपके पास सिर्फ दो ही सेलुलर नेटवर्क्स थे, सेलुलर भी क्या बोलूंगा, आपके पास टेलीफोन नेटवर्क थे, BSNL एंड MTNL, खाली दो ही आपके पास थे, और आपके पास और कोई यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए नहीं था। ठीक है, या आपके लिए मोबाइल फोन मतलब कोई आपको प्रोवाइड नहीं करता था, सेलुलर कनेक्शन कोई और आपको नहीं देता था। बट ग्रेजुअली आज की डेट में देखो BSNL MTNL है ही नहीं। इसी तरह से आप देखो पहले एयर इंडिया, आप में से कितनों को पता है कि एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस वाज अर्लियर ओन्ड बाय द टाटा फैमिली, और वो इंदिरा गांधी ने उसका नेशनलाइजेशन कर दिया था, एंड एयर इंडिया वाज मेड द नेशनल कैरियर ऑफ इंडिया, राइट। ओके भावेन, आदित्य, आप सबको पता है, आप दोनों को पता है, ग्रेट। तो आप ध्यान रखो ये पहले किसके पास था, दिस वाज अर्लियर विद द गवर्नमेंट ऑफ मतलब टाटा फैमिली, फिर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर लेकर आ गए थे। तो बेसिकली हर चीज को पब्लिक सेक्टर के अंदर लेकर आ गए थे, राइट। तो ये सब आपका शुरू में किया गया था। बट
द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड ड्यूरिंग दैट टाइम, बट जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होता गया तो यहाँ पर रियलाइज हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को भी हमें ग्रो करना है, और प्राइवेट सेक्टर फिर धीरे धीरे यहाँ पर आते गए। और इसमें एक बहुत ही मेजर चेंज आया जब हमने क्या किया, एलपीजी। एलपीजी, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जब ये आया तो यहाँ पर एक मैसिव रेवोल्यूशन हुआ पूरे आपके बिजनेस के अंदर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज आ गए थे द पॉलिसी। जिसमें हमने क्या किया था, हमने बाहर के कंपनीज को अलाउ कर दिया था कि आप इंडिया में आओ, हमने प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया था कि आप बिजनेस को यहाँ पर चलाओ, ठीक है। और हमने इंटीग्रेट कर दिया था, वी वर नो लॉन्गर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में आता है। तो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर आप देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग यहाँ पे रीड कर लो, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप लोग रीड कर लो। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे पहले बिजनेस फैसिलिटेटर के बारे में, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। Reserve Bank of India is the apex institution. Now, what do you mean by apex institution? It is the apex institution. It is the apex institution. तो apex institution का क्या मतलब हो गया? It is the only one, upmost, topmost, only one, head, one and only, correct. One and only one, बिल्कुल correct, topmost, right. So apex institution is the top, the one and only. ये आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन हो गया। किसके लिए? इन टर्म्स ऑफ कौन से पॉलिसीज के लिए? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इंडिया का जो भी आपका मॉनेटरी पॉलिसी होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप चेक करना, इस महीने जनवरी में जब बजट आएगा, बजट से पहले एक आरबीआई का बोर्ड मीटिंग होगा, और आप देखना वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का आपको बोर्ड मीटिंग दिखेगा बजट के पहले। वो हर साल होता है। एंड दैट इज बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर क्या किया हुआ है, पूरा पावर दे के रखा हुआ है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द पावर, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए दे हैव बीन गिवन द पावर। और कंप्लीट डिसीजन यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चलता है। हालांकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नॉमिनीज बैठते, 3 नॉमिनीज सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं जिनको सीजी अपॉइंट करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करता है, बट स्टिल डिसीजंस कौन लेते हैं? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप ये देखो, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर, एसएलआर, ये सब कौन डिसाइड करेगा? दिस ऑल विल बी डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1935। ध्यान रखना एक्ट कौन सा है? द एक्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एक्ट है 1934, बट ये एस्टैब्लिश कभी हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। तो ये एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि 34 और 35 में आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक्ट था 1934 का, और 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश कर दिया। देखो, याद रखने का तरीका आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 1934 में पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि हमारे पास एक रिजर्व बैंक होना चाहिए। अब झट से थोड़ी ना बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, बिल्डिंग तैयार करने में टाइम लगेगा, तो हमने 1 साल का टाइम लिया और 1 साल में बिल्डिंग तैयार कर दी। तो वो एक याद रखने का तरीका, हालांकि इट हैज गॉट नो लॉजिक और देयर इज नो स्टोरी एज सच, बट यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कि कब एस्टैब्लिश हो गया था? दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935, बट अंडर द एक्ट ऑफ 1934। तो हो सकता है आपको एक ऐसा एमसीक्यू मिले, द रिजर्व बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और वहां पर आपको ऐसे बोलते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन April 1, 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरा आ जाए 1 अप्रैल 1934 अंडर द एक्ट 1935। फिर आ जाए 1 जनवरी 1935। तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना, कल को आपको लगे कि सर कुछ तो 1935 था, तो ये 1 अप्रैल 1935 है अंडर द एक्ट 1934। तो ये 2 पॉइंट आई एम वेरी श्योर अब आप यहाँ पर इसको याद रखोगे। तो ये दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, सिंस नेशनलाइजेशन ऑफ 1949 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ fully owned by the government of India. एट प्रेजेंट अगर आप चेक करोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वो मुंबई में है, बट पहले ये ओरिजिनली मुंबई में नहीं था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो सेंट्रल ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, दिस हेड ऑफिस वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। आपको पता होगा ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैलकाटा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, बट वाज देन परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई इन 1937। ठीक है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अफेयर्स को कौन गवर्न करता है? इट इज़ गवर्नड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। एंड द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग इन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखो रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो सबसे बड़ा जो रोल अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आ जाता है। तो जो मॉनेटरी सिस्टम है इंडिया का वो कौन गवर्न करता है? वो गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इट इज द ऑल्सो द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। नाउ टेल मी वन थिंग, जब नोटबंदी हुआ था, ठीक है, जब नोटबंदी हुआ था इंडिया में करेंसी नोट्स कौन प्रिंट करता है? हु प्रिंट्स द करेंसी नोट्स इन इंडिया? इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है कि नहीं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके पास सोल अथॉरिटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द करेंसी नोट्स, टू प्रिंट द करेंसी नोट्स। ये इनका सोल अथॉरिटी है कि वो करेंसी नोट्स को यहाँ पर प्रिंट करे। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो वाई ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन डू दिस? वाई नॉट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? एसबीआई भी 500,000 के नोट जब कैंसिल हुए थे, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो क्यों नहीं वो न्यू करेंसी नोट्स को प्रिंट कर देता? न्यू करेंसी नोट्स को प्रिंट कर देता। एसबीआई को क्यों नहीं पावर दे दिया? कॉमर्शियल बैंक, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? कॉमर्शियल बैंक से क्या फर्क पड़ता है? वाई ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? वाई ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तुषार बोलते हैं मोनोपोली, हाँ तो मोनोपोली फिर क्या फर्क पड़ता है? मोनोपोली आरबीआई का है तो क्यों है? मतलब सीधी सी बात है ना, एसबीआई को क्यों नहीं अलाउ किया? प्रीति बोलती है बिकॉज आरबीआई इज ओनली गवर्नड बाय गवर्नमेंट। तो एसबीआई इज ऑल्सो गवर्नड बाय गवर्नमेंट। सबसे बड़ी इंडिया की अगर कोई बैंक है तो वो एसबीआई है, और उसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं। श्वेता यहाँ पर बोल रही है सेंट्रल बैंक ओनली वन, हाँ तो एसबीआई को पावर क्यों नहीं दे दिया? एसबीआई को पावर दे देते कि आप एक काम करो, करेंसी नोट्स को प्रिंट कर लो। केशव बोल रहे 10 बैंक्स डिफरेंट मनी प्रिंट करेंगे। अच्छा तो आप एक काम करो ना, उनको टेम्पलेट दे दो, उनको डिजाइन दे दो कि बस यही वाला डिजाइन का नोट आपको प्रिंट करना है और यही 2000 का नोट आपको प्रिंट करना है। नोट्स डिफरेंट होते फिर नहीं ही ना, आप गाइड कर दो कि 2000 के नोट आप प्रिंट कर सकते हो, 500 रुपए के नोट प्रिंट कर सकते हो, जो भी यहाँ पर रहेगा। निधि बोलती है आरबीआई इज द बैंकर्स ऑफ द बैंक। हाँ बिल्कुल सही बात है, आरबीआई इज बैंकर ऑफ द बैंक। तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब आरबीआई नोट छाप करके एसबीआई को देगा, आप एसबीआई को बोल दो सोनी, करेक्ट? आप बोलते हो आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, बट आरबीआई नोट छाप के एसबीआई को देगा। इससे अच्छा एसबीआई को बोल दो एक काम कर, इतने नोट तो छाप लेना। केशव बोलते तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? और ना और लगाया है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो बताइए ना क्या प्रॉब्लम होगा, बताइए व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? देखो जब भी आपको इस तरह से करके कोई मिले पॉइंट, भावेन बोलते हैं सर व्हेन आरबीआई प्रिंट्स मनी ही कीप्स द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ गोल्ड असाइड। हाँ तो एसबीआई कैन आल्सो पुट दैट। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी है। तो एसबीआई को बोल तो तुम भी नोट छापते हो तब उतने गोल्ड करेंसी को साइड में रख लो, मतलब उतने गोल्ड को साइड में रख लो। श्वेता बोलती है आरबीआई ओनली हैव द अथॉरिटी टू कीप द रिजर्व एंड देन प्रिंटिंग। ओके, तो ऐसा कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर ऐसा कहाँ पर लिखा है कि आरबीआई ही नोट छाप सकता है? कल को पेंडेमिक आ गया यहाँ पे, तो क्यों आरबीआई नोट छापे फिर अलग अलग बैंक्स को दे? बैंक को ही सीधा बोल दो कि आप नोट छाप लो। बैंक बीओआई एक्ट, तो बीओआई एक्ट कौन सा है राहुल? बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। बीओआई एक्ट कुछ भी नहीं है। बीआईए, बीआईए कौन सा है? बीआईए एक्ट शॉर्ट फॉर्म मेरे को नहीं पता, बीआईए एक्ट कौन सा है? बीओआई तो मैंने खाली गेस किया था कि बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बट बीआईए बैंक इंडिया एसोसिएशन, नो। अरे नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, पर बताओ। अच्छा बाय मिस्टेक
देखो ध्यान रखो, बट जहां तक आपने जो पॉइंट बताया वो ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था अंडर व्हाट? अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, आई थिंक इट इज सेक्शन 21 और 24, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच विल हैव द exclusive right to print the currency note and no other institution can print the currency notes. Bhavin is saying that it is connected to GDP and inflation. हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आपकी बात सही है, जीडीपी और इन्फ्लेशन के साथ कनेक्टेड है। बट इस फिर भी आरबीआई को, मतलब एसबीआई को क्या रोक रहा है? कौन रोक रहा है एसबीआई को कि तुम नोट मत छापो? इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्शन 21, 22 या 24, इन तीन में से कोई एक सेक्शन है, मैं आपको एग्जैक्ट नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या देता है? एक्सक्लूसिव राइट। वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट देता है और बोलता है कि एक काम करो, अगर आपको करेंसी नोट प्रिंट करना है तो आप करो, यू विल हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिंट द करेंसी नोट्स एंड नो वन एल्स इज गोइंग टू प्रिंट द करेंसी नोट्स हियर। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अगर आप देखो तो ये चीज होता है। ध्यान रखना जब आप आंसर करते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग और यू कैन डू अ पर्टिकुलर थिंग। तो वहां पर आपको क्या आंसर करना होगा कि कोई ना कोई तो लॉ होगा जो ये मना करता है। ठीक है, आपको उस लॉ को चेक करना है, राइट? अदरवाइज कोई आपकी बात क्यों मानेगा? आपको बोलना है कि देखो ये जो लॉ है ये बोलता है, मतलब कोई चीज अगर गैर कानूनी है तो वो गैर कानूनी कैसे होगा? कोई ना कोई तो लॉ होगा ना जो उसको इलीगल बनाएगा। सो इफ देयर इज अ लॉ विच मेक्स, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो क्या? आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस। चलो तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है? मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा, बट आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं यहाँ पर समझाने के लिए। यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विथ माइनर। Contract entered with minor is what? This is a valid contract. This is a void contract. This is voidable और this is illegal. आप बताइए, ए बी सी डी क्या आंसर है इसका? कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद अ माइनर इज, हाँ void मतलब void ab initio, चलेगा। तो सब void बोल रहे हैं यहाँ पे, void void void। मुझे बताओ why not illegal? Why it is void? Why it is not illegal? क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नो। राहुल बोलते हैं इट इज नॉट पनिशेबल। ओके, तो 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 कोई चीज अगर पनिशेबल होगा तो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ, व्हाई कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विथ माइनर इज वॉइड, व्हाई नॉट इलीगल? हमारे पास सेक्शन 11 है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, जो कि क्या बोलता है? यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, है कि नहीं? यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर। हाँ लॉ बोलता है, तो केशव लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विथ माइनर इज वॉइड, या लॉ ये बोलता है अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? आप बताओ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि माइनर के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड होगा, ऐसा बोलता है। देखो अपने पास सेक्शन 56 है जो बोलता है इम्पॉसिबल एक्ट अगर आपने एंटर किया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो हमें समझ में आता है। भाविन बोलते हैं ऑल void agreements आर नॉट नेसेसरीली इलीगल बट ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर void। बिल्कुल करेक्ट है आपका पॉइंट, बट मैं ये पूछ रहा हूँ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विथ माइनर इज void, व्हाई इट इज नॉट इलीगल? व्हाई इट इज नॉट इलीगल? अरविंद ने यहाँ पे आंसर किया है illegal means it does not create legal obligation and punishable by law also, but minor minor enter into contract, so it is void and not illegal. Okay, okay, थोड़ा और फिल्टर करके बताओ, अभी भी बराबर नहीं आया पॉइंट। आप मुझे बताओ, सेक्शन 11 मना करता है कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोलता है। डस सेक्शन 11 टेल्स यू, आप मुझे बताओ सेक्शन 11 क्या बोलता है?
आप मुझे बताओ, अच्छा चलो आप मुझे पहले इसका आंसर करो, स्टेप वन, स्टेप बाय स्टेप। आप सब जो मुझे बोल रहे हो void है, तो व्हाट इज void? Why a contract entered with minor is void? Why will a contract entered with minor be considered as void? Why it will be considered as void? Because he is underage, ठीक है? Because he is underage, this means section 11 मना करता है कि नहीं? तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, section 11 क्या करता है? Section 11 tells you about the capacity of the contract, rather the capacity of the parties who enter into the contract, है कि नहीं? अब यहाँ पर वो क्या बोलता है, माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो माइनर इज नॉट एलिजिबल, ठीक है? माइनर इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हेंस इफ यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, दैट विल बी, हाँ बिल्कुल, ही इज इनकॉम्पिटेंट, सो इन दैट केस द माइनर विल बी व्हाट, द माइनर विल बी, मतलब बेसिकली इफ यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी व्हाट, दैट विल बी void, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी void। बट अगर मैं आपको बोलूं कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, क्या सेक्शन 11 ये बोलता है इट इज इलीगल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर? आंसर इज नो, क्योंकि उसको लॉ इलीगल नहीं बनाता, ठीक है? लॉ बस खाली क्या बोलता है, लॉ खाली ये बोलता है कि माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो बेसिकली वो जो माइनर है वो, उसका कैपेसिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो अगर उसका कैपेसिटी ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, तो आप उसको एनफोर्स कैसे करा सकते हो? इफ द पर्सन इज नॉट एनफोर्सेबल, आई मीन एलिजिबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इफ द पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, देन टेक्निकली देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ओनली। वो होता ना डॉन पिक्चर में डायलॉग था, कोई सबूत नहीं कोई गुनहगार नहीं, तो यहाँ पर वही है, कोई कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो कोई वॉइड, या बेसिकली वहां पर बात ही नहीं आएगा, इलीगल इन सबका एनफोर्सेबिलिटी का बात ही नहीं आएगा। तो सेक्शन 11 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल नहीं बोलता। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 ये नहीं बोलता कि अगर आपने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वो इलीगल होगा, ठीक है? तो लॉ में जब आप पढ़ो तो लॉ में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो वर्डिंग्स क्या बोलते हैं। यू हैव टू सी व्हाट इज द वर्डिंग्स, ठीक है? तो वर्डिंग्स के ऊपर डिसाइड होगा, तो आप बोलोगे कि हाँ ये वैलिड है, या फिर ये वॉइड है, या फिर ये इलीगल है। सेम वे अगर आप आरबीआई एक्ट को चेक करो तो आपको आंसर इस तरह से करना होगा कि व्हाई आरबीआई कैन प्रिंट द करेंसी नोट, बिकॉज आरबीआई एक्ट गिव्स द exclusive right, RBI Act gives the exclusive right, it gives the exclusive right to the Reserve Bank of India कि आप ही करेंसी नोट को इंडिया में प्रिंट करोगे। So it is because of the RBI Act you get the exclusive right to print the currency note, और कोई और बैंक यहाँ पर नहीं कर सकेगा, and that's the reason we call it as a central bank। तो central bank को अगर आप देखो तो it occupies the pivotal position in the Indian economy। pivotal मतलब very important, ठीक है? इसका मतलब होता है important। now RBI is the apex monetary institution और with the highest authority in India, ठीक है? और ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो अगर महंगाई नहीं रुकता तो सरकार को तो गाली पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक का जो यहाँ पे जो भी आपके पास गवर्नर होगा उनको भी गाली पड़ता है कि तुमने कैसा काम किया, अच्छे गवर्नर नहीं हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। जैसे रघुराम राजन को बहुत सारे लोग मिस करते हैं, वो ये बोलते हैं रघुराम राजन जी जब थे तो उन्होंने, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट, उनको काफी कुछ पता था, तो उन्होंने काफी अच्छे से संभाल के रखा था। उसके पहले जो डी सुब्बाराव थे उनको लोग इतना ज्यादा मतलब आई वुड से मिस नहीं करते, काफी लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते थे कि वो इतने अच्छे आरबीआई गवर्नर नहीं रहे। फिर इसी तरह से आप देखो बिमल जलान एक टाइम पर आरबीआई के गवर्नर थे, तो वहां पर भी काफी लोग उनसे इम्प्रेस थे, खुश थे, और आज भी उनको पीपल दे रिमेंबर हिम। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। भाई लोगों के पास में पैसा हो, लोग बिजनेस में पैसा लगाए, स्पेंडिंग करे, ये सब कैसे डिसाइड होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शन से डिसाइड होता है। मतलब कल को अगर चाहे ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो महंगाई को इस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, और अगर वो चाहे तो महंगाई को एकदम से नीचे तोड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली पावर किसके पास होता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है।
मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया भी था कि इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके कैसे वो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। और हमने फिर उसका फ्लिप साइड भी देखा था कि इंटरेस्ट को ऊपर नीचे करके आप इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसके दूसरे साइड भी आपके पास होते हैं। तो इतने जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ये कौन लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज इंडियाज एमिनेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ध्यान रखना, इट इज इंडियाज एमिनेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन given the responsibility for controlling the कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर आरबीआई ही कंटिन्यू करेगा और पूरा गवर्न करेगा। फिर आप देखिए, एक एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देखना, इस बार एमपीसी का कमेटी का मीटिंग होगा जब बजट आएगा उसके पहले, बिल्कुल जस्ट बजट आएगा उसके पहले यहाँ पर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी बार डिस्कस करेगा और फिर वहाँ पे बजट के अंदर जो भी प्लान्स होगा, बेसिकली यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे कि ये आने वाले साल में मैं ये प्लान्स हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा बोलेगा, वी आर प्लानिंग फॉर दीज ऑल प्लान्स टू बी ब्रॉट इन टू द इंडिया। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप इसको बोलते हो कि ये सपोर्ट हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे? सो फॉर दिस इट विल बी देयर, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ, अच्छा, देन इट ऑल्सो represents the country in the international economic forum. Right. It also acts as a friend, philosopher and guide to the commercial banks, ठीक है। तो हम ऐसे भी बताते हैं इट इज द बैंकर्स बैंक। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, इट ऑल्सो गाइड्स द कॉमर्शियल बैंक। आपने देखा होगा येस बैंक डूब रहा था, येस बैंक को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामने आ गया था। इसमें अलावा अभी आप अगर देखो लक्ष्मी विलास बैंक, वहां पर भी ऐसे ही आरबीआई बीच में आया। देन अगर आप चेक करो तो एक और बैंक है जो अभी तक रेजोल्यूशन अपना वेट कर रहा है, पीएमसी बैंक, तो उसका भी रेजोल्यूशन के लिए आरबीआई यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो दिस इज द रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द development of an adequate and sound banking system in the country for the growth of organized money and capital market, ठीक है। तो आरबीआई इस तरह से करके अलग अलग रेगुलेशंस लेके आता है, रूल्स बनाता है। अगर आप चेक करो, अ, अब अगर आप सोचो ना कि मैंने एक बैंक ओपन कर लिया, भाई बैंक का तो सही है, आप देखो आप 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करो, बैंक आपको कितना रिटर्न देता है उसके ऊपर? 4% सेविंग इंटरेस्ट देता है, ठीक है। बैंक यही 100 रुपए जब आगे लगाता है तो बैंक उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है? इट गोज अप टू 15 to 18%। तो आप देखो 100 रुपए पे बैंक बैठे बैठे कितना कमाता है? 11% इंटरेस्ट कमाता है। तो आप टेक्निकली ये नहीं बोलोगे कि बैंक 11% ऑफ 100 ही अर्न करता है। क्यों? बिकॉज अगर बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए हैं, ठीक है, अगर आप टेक्निकली देखो, आप बैंक के पास 100 रुपए जमा करते हो तो बैंक 100 रुपए सामने लेंड नहीं कर सकता। आरबीआई ने बोल के रखा है तुम सारे के सारे पैसे लेंड मत करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, आप 30 रुपया अपने पास ही रखोगे, ठीक है, और बैलेंस 70 रुपीज आप क्या करोगे? आगे लेंड करोगे। क्यों लेंड करोगे इस तरह से? बोला कल को अगर देखो आपको वैसे भी 70 के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है, यहाँ पर तो इंटरेस्ट आपको वैसे भी कम पे करना है, यहाँ काफी ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। नाउ सपोज करो आपने 100 रुपए पूरे मार्केट में उधार दे दिए और अगर वो पैसे डूब गए तो अल्टीमेटली आपका बैंक डूब जाएगा। बैंक डूब गया तो फिर ये कस्टमर्स रोएंगे और पूरा इकोनॉमी के ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट आ सकता है। इसीलिए आपको क्या बोला गया, आप 30 रुपए यहाँ पे रखो। इससे क्या होता है, बैंक का जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो साउंड रहता है, वो फंडामेंटली बैंक क्या रहेगा? काफी स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो 70 रुपए भी अगर डूबना शुरू होगा तो स्टिल ये 30 आपका एज इट इज रहेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 30 रुपए पे जीरो रिटर्न मिलता है। गवर्नमेंट बोलती है कि मतलब आरबीआई बोलती है कि इसको आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगा दो, जहां पर आपको 15-18% तो रिटर्न नहीं मिलेगा, बट स्टिल आपको 6-8-7% मिल जाएगा, ताकि आपको यहाँ पर भी नुकसान नहीं हो। तो ये सारे पॉलिसीज किसने बना के रखा है? ये सारे पॉलिसीज बनाया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आप अगर ध्यान दो तो इट इज ऑल्सो अ philosopher, friend, and guide to the commercial bank, and it also tries to keep the sound banking system. ठीक है, and for the growth of the organized मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब ध्यान रखना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। मनी मार्केट अगर आप देखोगे तो मनी मार्केट इज फॉर द लॉन्ग टर्म एंड कैपिटल मार्केट इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म एंड मनी मार्केट इज फॉर द शॉर्ट टर्म। ये आपको ध्यान रखना है। मनी मार्केट इज for the short term and capital market is for the long term.
आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म एंड मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, ये तो आपको ध्यान रखना है। नाउ इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग इकोनॉमी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टू कीप द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अंडर कंट्रोल। ठीक है, ये काफी ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर होता है और ये भी आपको देखना होगा, मतलब ये काफी ज्यादा प्रायोरिटी में रहता है। इसके अलावा जो कुछ हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स है जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, एक्सपोर्ट्स और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इनको बराबर क्या मिले, क्रेडिट मिलता रहे सस्ते भाव में। तो आप देखना एग्रीकल्चर अगर आप देखो तो फार्मर्स को काफी ज्यादा लोन सस्ते में मिलता है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो फार्मर्स का ही सबसे ज्यादा लोन वेवियर भी होता है, किसी का लोन वेवियर नहीं होता, फार्मर्स का लोन वेवियर होता है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो अभी तक इंडिया में तकरीबन तकरीबन स्टैटिस्टिकली इट कैन बी लिटिल डेविएटेड बट ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ रुपया, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 लाख करोड़, ठीक है, 10 लाख करोड़ का यहाँ पर अभी तक लोन वेवियर हो चुका है। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, इट स्टार्टेड ऑल इन 2008 जब 60,000 करोड़ का लोन वेवियर यहाँ पर शुरू हुआ था। और ये धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर सेक्टर को आप इस तरह से अलाउ करते हो। तो ये बेसिकली क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इनको भी ध्यान रखता है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी खरीदना है तो आप जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे नहीं बोलोगे चलो बीएसई मुझे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज दो। ये सिक्योरिटीज कौन इशू करता है, these securities are issued by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दे आर द एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है। तो कब खरीदना है, अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं ये इशू भी यही करते हैं और खरीदते भी ये लोग की वापस से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आप देखो प्रियम्बल, नाउ प्रियम्बल का क्या मतलब होता है और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, प्रियम्बल आपको हर एक एक्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, आप कोई भी एक्ट उठाओगे आपको प्रियम्बल मिलेगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अपना कंपनीज एक्ट पढ़ा है, तो ये सारे एक्ट के आपको क्या मिलेंगे, प्रियम्बल। अभी प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। ठीक है, इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। सो प्रियम्बल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट, अब देखो यहाँ पर आपको प्रियम्बल में मिलेगा, लॉ क्या बोलता है, इट इज टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, ठीक है, keeping with the reserves with the view to securing the monetary stability in India, ठीक है, and generally cooperate all currency and credit system of the country। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये सारे फंक्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपके पास, इशू ऑफ करेंसी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उनके पास क्या है, सोल अथॉरिटी है कि वही यहाँ पर करेंसी को इशू करेंगे और कोई इशू नहीं करेगा अदर देन 1 रुपी कॉइन एंड नोट एंड सब्सिडरी कॉइन्स। मतलब 1 रुपया और उससे सस्ता का अगर कोई भी कॉइन होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करेगा, वो कोई और करेगा। अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ ये पता करने के लिए कि 1 रुपए का सिक्का कौन छापेगा, हु इज गोइंग टू गेट द 1 रुपी और लेस देन 1 रुपी का जो कॉइन्स है वो कौन यहाँ पर इशू करता है। ठीक है, यहाँ पर एक आंसर मेरे पास आ चुका है, हालांकि वो मेरे पास आंसर पर्सनल मैसेज में आया तो आप लोगों को नहीं दिखेगा। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को आंसर नहीं बताने वाला, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू रिसर्च फॉर कि कौन यहाँ पर 1 रुपया का कॉइन प्रिंट करता है। फिर अगर आप देखो इट इज ऑल्सो बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो किसी भी बैंक को, मतलब किसी भी गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए, ठीक है, उनका जो हिसाब किताब है वो सब कौन मेंटेन करके रखेगा, इट विल बी ऑल मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर करता है, राइट। तो आपको यहाँ पर देखना होगा, ये इमीडिएटली गूगल खोल के आप लोग रिप्लाई करते हो क्या? आप लोग इमीडिएटली गूगल तो नहीं करते लेक्चर के बीच में? ठीक है, ऐसे मैं क्वेश्चन करूं तो आप मेरे को रिसर्च करके बताना। हाँ बस आंसर करेक्ट है, यहाँ पे रवि ने भी आंसर कर दिया और इधर निधि ने भी आंसर किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री, इट इज द पावर विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू प्रिंट द 1 रुपी कॉइन हियर। ठीक है, तो आप देखो बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ करेक्ट रितेश, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, 12th वाले बुक में आपको ऑलरेडी था। ओके ओके, नो सर ये वाला 12th में मिस ने, अच्छा चिल्ला चिल्ला कर बोला था। ओके ओके, वेरी गुड। तो निधि आई कैन एक्सपेक्ट जब आप सीए इंटर में जाओगे वहां पर बोलोगे ये वाला
बीसीके में आनंद सर ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था। ठीक है, गुड, अच्छा है अगर आपको ट्वेल्थ का पढ़ा हुआ अभी भी याद है, इट इज वेरी गुड। बैकग्राउंड में आप इन सब चीजों को याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैंकर टू द गवर्नमेंट का, तो कोई भी गवर्नमेंट अगर है, उनका पैसा का हिसाब किताब लेन देन कौन ध्यान रखता है? इट इज ऑल डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, लेन देन आरबीआई अपने मन से नहीं करेगा। आरबीआई खाली क्या बोलेगा, आपको अगर जमता है तो आप मेरे को बताओ, मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्क करूंगा, ठीक है। आप देखो, इट ट्रांजैक्ट्स ऑल द जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अरविंद केजरीवाल और मोदी जी दोनों के बैंक अकाउंट किसके पास होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अभी पर्सनली उनका बैंक अकाउंट नहीं, अरविंद केजरीवाल मतलब दिल्ली, और अगर मैं मोदी जी का बात कर रहा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन दोनों गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो क्या करेगा, पैसे को एक्सेप्ट करेगा और उनके बिहाफ पे यहाँ पर वो सारे के सारे पेमेंट्स भी करता है। इट ऑल्सो मैनेजेस द पब्लिक डेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ न्यू लोन्स। पब्लिक डेट का क्या मतलब हो गया, जब गवर्नमेंट उधार लेती है, ठीक है। पब्लिक डेट इज व्हेन गवर्नमेंट टेक्स द लोन, ठीक है। पब्लिक डेट इज व्हेन गवर्नमेंट टेक्स द लोन। जब गवर्नमेंट लोन लेता है तो वो पब्लिक डेट उसको हम बोलते हैं। ये ध्यान रखना, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, इसको जी सेक भी बोलते हैं, गिल्ट एज्ड मार्केट। ध्यान रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहाँ पर ट्रेड होता है? इट इज ट्रेडेड ऑन गिल्ट एज्ड मार्केट, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम जी सेक भी बोलते हैं, जी सेक। दिस इज योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको गिल्ट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। गिल्ट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वो डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट को बताएगा कि कितने सिक्योरिटीज इशू करना है, किस टाइम पर करना है, क्या टर्म होना चाहिए, उसको वापस से कब रिन्यू करना है। सेम वे आप ये देखो, ट्रेजरी बिल जो होता है ये भी यहाँ पर इशू किया जाता है, ठीक है। इट सेल्स ट्रेजरी बिल। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल अगर इशू करती है, ध्यान रखना, द ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड, ठीक है, टू वाइप आउट, ओके, एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। ध्यान रखना एक पॉइंट, आरबीआई जब खरीदेगा, जब भी आरबीआई खरीदेगा, दिस मीन्स आरबीआई क्या करेगा, सी व्हेन एवर आरबीआई विल बाय सिक्योरिटीज, ठीक है, आरबीआई विल बाय सिक्योरिटीज, दिस मीन्स आरबीआई वांट्स टू पंप लिक्विडिटी, आरबीआई वांट्स टू पंप लिक्विडिटी। कैसे? देखो, आरबीआई जब सिक्योरिटीज को खरीदेगा तो लोगों के हाथ में पैसे चले जाएंगे। अब जब लोगों के हाथ में पैसे जाएंगे तो लिक्विडिटी आपका वैसे ही पंप हो जाएगा। सिमिलरली अगर आरबीआई यहाँ पर सिक्योरिटीज को सेल करेगा, इफ आरबीआई इज गोइंग टू सेल द सिक्योरिटीज, राइट, तो यहाँ पर बेसिकली वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू कर्ब द लिक्विडिटी। तो जब वो सिक्योरिटीज को इशू करेगा तो लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया है। अब लोगों के हाथ में अगर पैसे कम होंगे तो डिमांड कम होगा, ठीक। क्या इसका चार्ट बनाकर आपको दे दूं इस तरह से, आप ये देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या करेगा, इट इज गोइंग टू इशू द सिक्योरिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगा तो यहाँ पर पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। पब्लिक विल सब्सक्राइब दो सिक्योरिटीज, प्लस जब पब्लिक यहाँ पर इन सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करेगा तो उनके हाथ में कैश इन हैंड उनका कम हो जाएगा, उनका जो कैश इन हैंड है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब कैश इन हैंड रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों का जो स्पेंडिंग है वो स्पेंडिंग भी रिड्यूस हो जाएगा। जब स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाएगा तो फिर यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बेसिकली दे विल बी फ्री, दे विल बी फ्री टू मतलब कर्ब द मार्केट, क्योंकि स्पेंडिंग कम होगा, स्पेंडिंग कम होगा तो यहाँ पर आपका डिमांड भी कम हो जाएगा, और आपका अगर डिमांड भी कम हो जाएगा तो फिर यहाँ पर लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो अपने आप प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और सेम चीज जब आरबीआई यहाँ पर सिक्योरिटी को बाई करेगा, व्हेन आरबीआई इज गोइंग टू बाय द सिक्योरिटीज, वो अगर सिक्योरिटीज को बाय करेगा तो यहाँ पर वो पब्लिक इज गोइंग टू सेल, तो उनके पास जो कैश इन हैंड है
वो बढ़ जाएगा, कैश इन हैंड बढ़ेगा तो लोग स्पेंड ज़्यादा करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्राइस भी आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा पार्ट रहता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, रेफर स्लाइड्स। स्लाइड में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। इसके अलावा आरबीआई आल्सो मेक्स एडवांसेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट व्हिच आर रीपेएबल विद इन 90 डेज ऑफ द एडवांस। तो उधार वगैरह देना वो आरबीआई यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। इसके अलावा आरबीआई आल्सो एक्ट्स एज अ एडवाइजर to the government not only on the policies concerning the banking and the financial matters but also with the wide range of the economic issues। ठीक है, तो ब्रॉडली जीडीपी और कैसा स्पेंडिंग होना चाहिए, पब्लिक स्पेंडिंग किस तरह से रहना चाहिए, इन सब के लिए आपको यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्कआउट करता है। ठीक, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैंकर्स बैंक। तो बैंकर्स बैंक का अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरा पावर है कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का। अब ध्यान रखना, ये एक आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा, हाउ डज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द पावर to control and supervise the normal commercial bank? The power has been given under the two act. One is the Reserve Bank of India Act 1934 और दूसरा आपके पास है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये दो इंपॉर्टेंट एक्ट है, आरबीआई एक्ट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ये दोनों एक्ट के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है दैट दे कैन कंट्रोल एंड सुपरवाइज। ठीक है, the RBI has been vested with the extensive power to control and supervise the commercial banking system under the Reserve Bank of India। ठीक है, under the Reserve Bank of India and under the Banking Regulation Act। Important MCQ क्वेश्चन। तो सिर्फ आपको MCQ जब यहाँ पर पूछे तो वो ऐसे दे देगा, ऑप्शन ए आरबीआई एक्ट, ऑप्शन बी आपको वो दे देगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी आपको बोल देगा बोथ, ऑप्शन डी आपको बोल देगा लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिनमिन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बोथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व रेशो। तो आप देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया था कि बैंकिंग इंडस्ट्री में सबको लगता है बड़ा फायदा है। ये देखो ये वाला, 100 रुपया अगर बैंक में डिपॉजिट किया आपने तो बैंक को 30 रुपया का कैश रिजर्व मेंटेन करके रखना होगा और वो सिर्फ 70 रुपीज ही यहाँ पर लेंड कर सकता है। ठीक है, so this goes here to maintain the central certain cash reserve ratio with the bank in order to this is basically आपका क्रेडिट पोजीशन स्ट्रांग रहे, आपका बैंक डूबे नहीं, क्योंकि अगर कोई भी बैंक डूब गया तो इकोनॉमी के ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा। आप सब चेक करना, जब अपना यस बैंक डूबा था, ठीक है, जब यस बैंक बीच में डूबा तो क्या था, अभी तो बच गया। जब यस बैंक बीच में बंद हुआ था और ऐसे लग रहा था कि गड़बड़ हो जाएगा, यस बैंक के अंदर जो विड्रॉवल्स थे उनको ब्लॉक कर दिया था कि आप यस बैंक से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था और उन्होंने बोला था हम 14 दिन के अंदर अंदर यस बैंक को रिस्टोर कर देंगे और इसका पीएमसी जैसा हाल नहीं होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बेसिकली क्यों उन्होंने इतना आरबीआई ने एक्शन लिया, बिकॉज यस बैंक बहुत बड़ा बैंक था। ठीक है, इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट बैंकिंग सिस्टम के अंदर प्राइवेट बैंक्स में काफी बड़ा नाम है उसका, और अगर येस बैंक डूबता है या येस बैंक अपना डिफॉल्ट कर देता है तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड स्टेट फॉर द इकोनॉमी। मतलब इंडिया के मार्केट में तो गड़बड़ जाएगा ही, प्लस ग्लोबली भी आपके इन्वेस्टर्स के ऊपर काफी नेगेटिव इमेज जाएगा कि इंडिया का जो मार्केट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ के तो देखो बैंक्स भी फटाफट डूबते जा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आता है। फिर अगर आप देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द शेड्यूल्ड बैंक एंड टू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग द एलिजिबल बिल्स। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि बैंक्स को अगर पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। और वो लोन कैसे लेंगे, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रख के। ये जो मैंने आपको बताया था ना, 100 में से 70 एंड 30, तो मैंने आपको बोला था ना 30 में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद कर कल को इनको अगर कैश चाहिए तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करते हैं, आरबीआई के पास गिरवी रखवाते हैं और उसके बदले में उनसे लोन लेते हैं। तो इसी को यहाँ पर क्या बोला गया है, डिस्काउंटिंग ऑफ द एलिजिबल बिल्स। तो डिस्काउंटिंग ऑफ द एलिजिबल बिल्स क्या हो जाएगा, देखो ये 30 रुपए का बिल अगर वो आरबीआई के पास डिस्काउंट कराएंगे
तो आरबीआई उनको लेट से 28 रुपया देगा और बोलेगा 2 रुपया मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब रीपे करोगे तो आप 30 रुपीज रीपे करोगे, बट आपको पैसे कितने मिलेंगे, 28 रुपीज मिलेंगे। तो 2 रुपया एक्सेस आप पे कर रहे हो, दैट इज द इंटरेस्ट विच यू आर गोइंग टू पे टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ द एलिजिबल बिल्स अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको ये समझ में आया, डिस्काउंटिंग ऑफ द एलिजिबल बिल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स, क्या आपको ये समझ में आया, राइट? तो ये आपका जो बिल्स है यहाँ पर डिस्काउंट कर देता है, जिससे बैंक्स के पास फिर से कैश आ जाता है। और फिर जब बैंक्स को कैश नहीं चाहिए तो वो क्या करेंगे, ये कैश रिटर्न करते हैं और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको यहाँ पर वो रिलीज करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई के पास पावर है कि वो यहाँ पर क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट बैंक्स के जो चेयरमैन होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में भी आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। और अगर आरबीआई मना कर दे तो कोई इंसान यहाँ पर अपॉइंट नहीं होगा। उनका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इन सब के ऊपर काफी जगह आरबीआई का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जोरिस्डिक्शन मिलेगा कि वो किसी भी कॉमर्शियल बैंक का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो रिटर्न्स उनसे मंगवा सकते हैं। रिटर्न्स मतलब वो उनको बोलेंगे एक काम करो, आप अपने पिछले 4 साल का बैलेंस शीट मुझे ला कर दो, ये इन्फॉर्मेशन ला कर दो, वो इन्फॉर्मेशन ला कर दो, ये पैसे कहाँ गए, वो पैसे कहाँ गए, ये सारा चीज। इसीलिए आप देखो जब पीएमसी को घोटाला हुआ था, ठीक है। अब आप देखो, चाहे वो पीएमसी का स्कैम हो, ठीक है, या वो पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम हो, ठीक है, नीरव मोदी वाला, या फिर आप एसबीआई वाला स्कैम देखो, कुछ भी देखो, हर जगह एक ही क्वेश्चन आया था, व्हाई व्हाई वाज आरबीआई not taking any action, why had RBI not taken any action, was RBI sleeping during all these years, जब इस तरह से करके घोटाला हो रहा था। आपको पता है पीएमसी बैंक में क्या हुआ था, पीएमसी बैंक में क्या प्रॉब्लम हुआ था, आपको पता है, व्हाट इज द इशू विद पीएमसी बैंक, पीएमसी पीएनबी में क्या इशू हुआ था, आप लोगों को पता है ये इसके बारे में, पीएमसी बैंक में क्या घोटाला हुआ था, क्यों पीएमसी से पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे लोग जिनका अकाउंट था पीएमसी के अंदर, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, एनी आइडिया अबाउट इट? ओके, तो मैं एक काम करूंगा, पीएमसी के ऊपर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको लोन गिवन वाज मोर, व्हाट वाज द इशू विथ पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, क्या गड़बड़ हो गया था, इट्स ट्रेंडिंग बट डिड नॉट गो इन डीप है। अरे हम स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट कि पीएमसी से लोग पैसा विड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहे, फेक अकाउंट्स विद बिग लोन। चलो, सर्टेनली यू गाइस हैव नॉट मच आइडिया अबाउट इट, मैं आपके बारे में डिस्कस करूंगा पीएमसी में क्या हुआ था। पीएनबी में क्या घोटाला हुआ था आपको पता है, नीरव मोदी वाला, व्हाट वाज द केस ऑफ नीरव मोदी, नीरव मोदी के केस में क्या हुआ था, ओके नीरव मोदी वाला भावन को पता है, राइट। सो नीरव, अगर आपको नीरव मोदी वाला नहीं पता तो देखो, नीरव मोदी वाला तो सिंपल है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो आप नेटफ्लिक्स में जाओ, बिग बिलियनर बैड बॉयज बिलियनर ऐसे करके है, बिग बॉयज बैड बिलियनर कुछ तो ऐसा वो सीरीज का नाम है, वॉच दैट। उसमें आपको पीएनबी मतलब विजय माल्या और यहाँ पर अपना नीरव मोदी एंड विजय माल्या दोनों के वहां पर आपको स्टोरीज पता चल जाएगा, हाँ बैड बॉयज बिलियनर, राइट। तो ये आपको दोनों के बारे में पता चलेगा कि क्या गड़बड़ हुआ था। हालांकि मैं पीएमसी का नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, इन दोनों के बारे में भी ब्रीफली आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। तो यहाँ पर हर जगह क्वेश्चन आरबीआई को ही किया गया था कि आरबीआई जब आपके पास इतना ज्यादा पावर दिया है तो हाउ ऑन अर्थ दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड कि लोगों ने इतना बड़ा घोटाला कर लिया और आप कुछ भी कर नहीं पाए यहाँ पे, राइट। सो ये आपका सिनेरियो होता है। नेक्स्ट आप देखो, आपके पास आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इंडिया का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किसके पास रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आप अगर फॉरेन जाते हो, वहां पे आप कुछ कमाई करके आते हो एंड देन यू कम बैक टू इंडिया, तो क्या आप सपोज करो यूएस गए और यूएस जाके आपने $1 लाख अर्न कर लिया, क्या आप अपने घर में $1 लाख रख सकते हो, या ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। तो एज पर द आरबीआई अपना फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, यहाँ पर ये जो अमाउंट है $1 लाख, ये आप अपने घर पे नहीं रख सकते। आप सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज अपने पास कितना रख सकते हो, अप टू $2000 और इट्स इक्विवेलेंट।
आप $2 लाख अपने पास रख सकते हो, $2,000 अपने पास रख सकते हो। उसके अलावा जो भी आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रहेगा वो सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज आपको किसको देना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवाना पड़ेगा। हाँ, कुछ केसेस में आपको वो अलाउ करते हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज एक लिमिट से ज्यादा अपने पास रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट मेजरली अगर आप देखोगे तो आप फॉरेन एक्सचेंज अपने पास नहीं रख सकते, आपके ऊपर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन यहाँ पर दिया हुआ है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी। ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है यहाँ पे। ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी, सो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी मींस फॉरेन एक्सचेंज का रुपी के साथ क्या कनेक्शन, कितना वैल्यू रहेगा। ठीक है, दैट वन यूनिट ऑफ one unit of foreign currency is equal to how much इंडियन रुपी। ठीक है, तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज, ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ये कैसे मेंटेन होता है? इंडिया के, ठीक है, जो आपका गोल्ड रिजर्व्स रहेगा, स्टॉक आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो चाइना आज की डेट में इतना स्ट्रांग अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखा हुआ है कि उसके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। आपको ये भी चेक करना होगा कि ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है, ठीक है, ये लॉन्ग रन आपके एक्सचेंज रेट्स को इम्पैक्ट नहीं करे। ठीक है, जब भी फॉरेन एक्सचेंज इनएडिक्वेट हो जाता है तो ये क्या करते हैं? दे बाय और बेसिकली दे बोरो द मनी फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। अब आपको ध्यान रखना है आईएमएफ से अब पैसे लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखाया था उस दिन पिछले से पिछले लेक्चर में, आई थिंक। बांग्लादेश का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है, और पाकिस्तान का बहुत बुरा बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। करेक्ट, तो ये आ जाता है आपके पास। फिर देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस इनटू इट्स ओन अकाउंट एंड ऑन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। एक चीज तो आप यहाँ पर ध्यान रख लेना कि जब भी आप यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में बात करोगे तो वहां पर रिजर्व बैंक बीच में आ जाएगा। बिल्कुल, ये देखो, ये जो एक्ट मैं आपको बता रहा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम बोलते हैं फेमा। ठीक है, ये आप पढ़ोगे अपने सीए फाइनल के अंदर। सीए फाइनल में आप दो चैप्टर पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे फेमा, ये आप पढ़ोगे इन लॉ। ठीक है, तो जो फेमा एक्ट है ये आप पढ़ोगे इन लॉ। और फेमा का जो प्रैक्टिकल होता है फॉरेक्स कैलकुलेशन, ये आप पढ़ोगे इन योर एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस सब्जेक्ट में आप इसको पढ़ोगे। बिल्कुल करेक्ट, फॉरेक्स। तो लॉ में आप पढ़ोगे इस एक्ट के बारे में, और फॉरेक्स आप पढ़ोगे एसएफएम। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लेना चाहते हो ब्रीफली, सो यू कैन अगेन गो एंड चेक इन माय यूट्यूब चैनल, वहां पर आपको फेमा के बारे में एक ब्रॉड लेक्चर मिल जाएगा, जस्ट इन केस यू वांट टू नो। बट ध्यान रखना, ये सब खाली नॉलेज पर्पस के लिए, आपका एग्जाम में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर आप देखिए कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। तो कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे जब उधार देते हो, ठीक है, तो उसको यहाँ पर चेक करते हैं कि उधार दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, ये सारी चीजें। इनफैक्ट अगर आप देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस जब चेंज होते हैं तो नुकसान होने लगता है। रिमेंबर, मैंने आप लोगों को शायद यहाँ पे बताया था, कोल, ये वाला आपको याद है? कोयला का, इंडोनेशिया से कोल विड्रॉल जो खरीदते थे वो इंपोर्ट करते थे काफी सस्ते भाव पर, उनको कोयला मिल रहा था। लेकिन बाद में क्या हो गया? गवर्नमेंट चेंज हो गई और कोयला महंगा हो गया, है कि नहीं? और ये जो जितने भी पावर कंपनीज थे ये अपना लोन रीपे नहीं कर पाए ना। आई विल टेल यू व्हाट हैड हैपेंड। दीस जो बैंक्स है, ये बैंक्स ने बहुत सारे पावर कंपनीज को लोन दिया था। ठीक है, इन बहुत सारे पावर कंपनीज को लोन दिया था, जिस लोन के ऊपर इन लोगों ने क्या कर दिया था? डिफॉल्ट कर दिया था। ठीक है, और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इन बैंक्स के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि देखो इन्होंने जो डिफॉल्ट किया है, तो मैं एक काम करो, इस डिफॉल्ट के अगेंस्ट में इनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी का केस डालो। ठीक है, इंसॉल्वेंसी मतलब या तो एक काम करो, इनकी कंपनी को बेच दो, अपने पैसे का रिकवरी करो, या फिर इनकी कंपनी को बंद कराओ, जो रिकवर होता है आप करो, यहाँ पे रिकवरी करो। तो यहाँ पर ये जितने भी पावर कंपनीज थे, और इसके अलावा इसके साथ शुगर कंपनीज भी थे, ये सब मिलकर एक साथ गए सुप्रीम कोर्ट और बोला कि आरबीआई के पास तो ये पावर ही नहीं है। बहुत ही अमेजिंग जजमेंट था, जिसमें पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समझाया गया था। तो हालांकि वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हार गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरबीआई के पास इतना पावर नहीं है कि वो बैंक को फोर्स करे। बैंक
आपको वो रेकमेंड कर सकता है बट फोर्स नहीं कर सकता यहाँ पर। और पूरा जो स्टोरी था वो यही था, पावर कंपनीज बोल रहे थे कि भाई हमारे साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी हुई है, सरकार को हमें बचाना चाहिए था, लेकिन सरकार भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं अभी, तो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी होगा। और हम आज की रेट में ये लोन क्यों डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्यों इंसॉल्वेंसी की कगार में आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट हो तो हम तो अपना लोन रीपे करने के लिए रेडी है। बट एनीवे द मैटर वाज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो यहाँ पर डिसाइड करे कि किसको लोन दिया जाए, किसको लोन नहीं दिया जाए, किन बेसिस को ध्यान रखना है। आपका सिबिल स्कोर अगर एक पर्टिकुलर लेवल से कम होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, या आपको अगर आपका सिबिल स्कोर ये है तो आपको इतना लोन मिलेगा, इतने लोन के लिए कितना आपको चीज को गिरवी रखना होगा। सो ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी मेंशन। तो यहाँ पर देखना, they possess the power to use almost all the qualitative and quantitative records of the controller क्रेडिट कंट्रोल्स। फिर प्रमोशनल फंक्शंस होते हैं। आज की डेट में देखो आपको काफी बार कॉल मिलेगा या आरबीआई के एड्स देखने को मिलेंगे कि ये जो फ्रॉडुलेंट, यस, बहुत ही रीसेंट, आई डोंट नो आपने स्टडी आईक्यू को अगर फॉलो करना शुरू किया है तो आई थिंक आप लोगों ने ये वीडियो डेफिनेटली देखा होगा, बट अदरवाइज मैंने इसका आर्टिकल भी पढ़ा था। काफी बड़ा इशू हो गया है कि क्रेडिट पे, मतलब आपको जानबूझ के सस्ता क्रेडिट दिखाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि आपको 0% लोन के ऊपर, सुना था अंकित अग्रवाल सर का सेशन था, आदित्य यस बोल रहा है, ठीक है, एक अंकित अग्रवाल सर है वहाँ पे स्टडी आईक्यू में, उनका इकोनॉमी के ऊपर सेशन था। मैंने वो मतलब उनका वो वीडियो तो पूरा सुना ही था। इसके अलावा मैंने वहाँ पर और भी चीज़ों को देखा था, आर्टिकल्स जो थे उसमें पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है, आपके पास, मेरे पास भी आया था कि 0% इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा और आपको सस्ते लोन वहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं कि लॉकडाउन है तो वो बोलते हैं चलो ठीक है 0% लोन मिल रहा है तो ले लो, तो वो लोन ले लेंगे। बाद में फिर क्या होगा, वो, मैं बिल्कुल आपको अंकित अग्रवाल सर का ही वो एग्जाम्पल जो था मैं वही आपको बता रहा हूँ, वेरी नाइसली ही हैड एक्सप्लेन्ड। तो आप 5,000 रुपया का अगर सपोज करो शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो, तो ये क्या करेंगे, आपको 5,000 रुपया देने की बजाय वो बोलेंगे देखो इंटरेस्ट तो जीरो है बट इसमें हमारा प्रोसेसिंग फी था 1,200 रुपया, तो 5,000 रुपए के ऊपर, लोन के ऊपर आपने टेक्निकली 1,200 रुपए का प्रोसेसिंग फी पे कर दिया, तो आपको जेब में कितना मिला, 3,800 रुपीज। तो 1,200 का एक तरीके से आपने इंटरेस्ट वहां पर पे कर दिया। अब बात तो भाई है ना, जीरो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हम चार्ज कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहे हैं, और इसके बारे में उनको पहले नहीं बताया जाता। और फिर अगर आप डिफॉल्ट करो पेमेंट करने में, तो ये क्या करते हैं बेसिकली आपको यू नो बहुत हाई पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो 3,800 में एक दिन का अगर आपका डिफॉल्ट हो गया तो कुछ 2,000 2,500 इस तरह से करके पेनल्टी चार्ज करते हैं एक एक दिन का। तो कोई यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं। तो आरबीआई यहाँ पर सामने आया था और उन्होंने बोला था कि आप इस तरह से किसी भी फॉल्स ट्रैप में नहीं फंसोगे, यू डोंट हैव टू टेक लोन फ्रॉम दीज पीपल, क्योंकि ये आपके ऑथराइज्ड लेंडर्स नहीं है, ये फेक है, आपसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं, डेटा लेते हैं। अच्छा ऐसा भी नहीं, वो आपको क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे चलो आपने लोन लिया, आप किसी और से लोन लोगे तो आपको फर्दर और लोन लेने का चांस मिल जाएगा, मतलब किसी और को रेकमेंड कर दो। तो मैं यहाँ पर आदित्य को बोलूंगा आदित्य आप भी लोन ले लो, 0% इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन मिल रहा है, आपको फायदा होगा। तो ये सब करके तो आरबीआई यहाँ पर प्रमोशनल फंक्शंस करता है। फिर आपने एक और देखा होगा आरबीआई का काफी कॉमन सा ऐड है जिसमें वो बताते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू, यू आर नॉट रिक्वेस्टेड by any of the bank to share your ATM और OTP पिन्स। आपसे कोई भी बैंक OTP नहीं मांगेगा, कोई भी टेलीकॉलर आपको कॉल करके OTP मांगे या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मांगे तो आपको वहां पर ट्रैप में नहीं फंसना। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सारे क्या है, दीज आर द प्रमोशनल फंक्शंस विच आर डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वो यहाँ पर क्यों करते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके, वो अवेयरनेस यहाँ पर क्रिएट हो और लोग पैसा सेव भी करें, ठीक है, एक या चीजों में ना फंसे। दूसरा आप सेविंग्स के लिए सोचें। तीसरा यहाँ पर ये जो नबार्ड है, ठीक है, एग्जाम बैंक हो गया, सिडबी हो गया, इन सब के जो बेनिफिट्स है उनको बताते हैं लोगों को, ताकि जो इनका बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल है वो ले सके। कि नबार्ड है तो वहां पर वो फार्मर्स को जाकर बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पे नबार्ड से अपने लोन को क्लेम कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे अपने और जो राइट्स है उनको अवेल कर सकते हो, ठीक है। फिर आप देखो कलेक्शन ऑन पब्लिकेशन ऑफ द डेटा, तो आरबीआई का डेटा आपके पास आता है, मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का रिपोर्ट आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कितना लोन दिया गया, कितना लोन मिला आपको। तो आरबीआई की साइट पे अगर आप जाओगे तो आपको अलग 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 यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रहता है, जीडीपी नंबर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फोल्डर, उसमें रिपोर्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
फिर अगर आप देखो आरबीआई का रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन, तो यहाँ पर देखो करेंसी पॉलिसी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डीमोनेटाइजेशन रीमोनेटाइजेशन अभी रिसेंटली यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो वो यही चेक करते हैं कि लोगों के पास एडिक्वेट पैसा हो, ठीक है, जितना इकोनॉमी ग्रो कर रहा है उस हिसाब से यहाँ पर हम नोट को छापे, तो ये तो इनके पास एक फंक्शन होता ही होता है। इसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी भी रहेगा, जिसके अंदर आप देखो आरबीआई जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आरबीआई क्या करेगा, जिस रेट पर वो बैंक को लोन देता है उस रेट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका हमारा लोन यहाँ पर बढ़ जाएगा। या बैंक वहां पर क्या करेगा, एसएलआर सीआरआर इन सबको चेंज कर देगा, और उसकी वजह से पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो यहाँ पर चेंज होता रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आरबीआई जब बात करता है, आरबीआई नेवर सेज 25% या ऐसे करके, मतलब जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप ध्यान रखना वो इस तरह से बात करते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, ये देखो ये वर्ड यूज करते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स। तो 25 बेसिस पॉइंट्स इज व्हाट, इट इज 0.25%, मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स, इसको बीपीएस भी लिखते हैं, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, ठीक है। ये आ गया बेसिस पॉइंट, इट इज 100 बेसिस पॉइंट्स, तो 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%। और अगर आप आरबीआई के रेट्स को देखो तो आरबीआई कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा हमने 0.5% से रेट को गिरा दिया है, वो हमेशा ऐसे बोलेंगे 50 बेसिस पॉइंट्स या 50 बिप्स, कई बार ऐसे भी वो बोलते हैं 50 बिप्स 50 बेसिस पॉइंट्स पे हमने जो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया 25 बेसिस पॉइंट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया इस बार जनवरी मंथ में आपको कहीं ना कहीं या फेब फर्स्ट वीक में बिफोर बजट डेफिनेटली आपको यहाँ पर आरबीआई का एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होगा, और उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के अंदर दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिसी रेट्स एंड ऑल। तो ये सब जब वहां पर चेंज होगा तो वो आर्टिकल आप डेफिनेटली चेक करना, जहां पर आपको वो बताएगा कितने बेसिस पॉइंट से आपका जो रेट्स है वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। फर्दर अगर हम देखें एस एल आर सी आर आर, तो ये तो हम अब कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर। अब आप मुझे बताओ क्या यहां तक आपको सब समझ में आया कि नहीं, क्या आपको यहां तक सब समझ में आया कि नहीं। एंड डू नॉट एग्जिट राइट नाउ, मेरे को आप लोगों को एक अनाउंसमेंट और करना है, ठीक है। ओके तो आप लोग चेक करना, सी आई टेल यू, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मैं आपको जूम का लिंक नहीं भेजूंगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आई विल सेंड यू अ यूट्यूब लिंक, ठीक है। आई सेंड यू अ यूट्यूब लिंक, तो ये जो यूट्यूब का लिंक होगा ये आपका लाइव लेक्चर का लिंक होगा, ठीक है। जैसे आप मुझसे अभी चैट कर रहे हो बिल्कुल ऐसे ही चैट चलता रहेगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, इट्स अ लाइव लेक्चर। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही बात चलता रहेगा, और जैसे यूट्यूब में आप वीडियो को देखते हो बिल्कुल वैसे ही वो आपका वीडियो रहेगा, लेकिन यूट्यूब का लिंक होगा। तो आपको जब लेक्चर को एक्सेस करना है, आपको जूम के थ्रू नहीं करना है, आपको वो लेक्चर किसके थ्रू एक्सेस करना होगा, उस यूट्यूब लिंक के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। when you will access to this YouTube link, आप जैसे क्लिक करोगे लाइव लेक्चर शुरू हो जाएगा। अब ध्यान रखना जैसे ही आप लेक्चर में लॉग इन करोगे आपको अपना अटेंडेंस देना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो वो लिंक ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही आप लॉग इन करोगे आप वहां पर अपना नाम पिंग कर दोगे, या आप हेलो सर करके लिख दोगे, हेलो सर तो आपका नाम और आगे आपका नाम, जैसे हेलो सर आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे सोनी, तो ये आपका वो अटेंडेंस सिस्टम हो जाएगा, नहीं तो वो लिंक ब्लॉक हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि सपोज करो कई बार आप लोगों का कनेक्शन बीच में टूट जाता है, ठीक है, कई बार आप लोगों का कनेक्शन टूट जाता है, या सपोज करो आप 10 मिनट बाद लॉगिन करते हो, तो आप अगर 10 मिनट बाद लॉगिन करोगे तो शुरू का जो 10 मिनट मैंने पढ़ा दिया वो तो आपका मिस हो गया ना। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हम यूट्यूब में वीडियो को रिवाइंड करते हैं, आप वीडियो को रिवाइंड करके स्टार्ट से लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा, आप बस खाली 10 मिनट पीछे रहोगे, मतलब अगर लेक्चर को मैं अभी एंड कर रहा हूँ और आपने 10 मिनट बाद लेक्चर को शुरू किया था, तो आपका लेक्चर भी 10 मिनट बाद ही एंड होगा, बट आप साथ साथ में रहोगे, ठीक है। और सपोज करो कोई पॉइंट आपको वापस से रिवाइज करना है, तो आप रिवाइंड करके वापस से मेरे लेक्चर में आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, तो आप यूट्यूब लिंक के थ्रू उस लेक्चर्स को अटेंड करोगे। तो जब नेक्स्ट लेक्चर होगा इट विल बी अ लाइव लेक्चर। ध्यान रखना 5 बजे मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा, शार्प 5 PM आई विल सेंड यू द लिंक, ठीक है। और जैसे ही लिंक मिले आप इमीडिएटली लेक्चर में लॉग इन कर लेना, ताकि आप ये डिले नहीं हो, आप इमीडिएटली लेक्चर को ज्वाइन करो और इसको स्टार्ट कर सको,
ठीक है, तो जो भी आपका चैट वगैरह रहेगा बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता रहेगा। Right now, is this lecture is available on YouTube? Yes, the lecture is available on YouTube. मैंने आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक भेजा है। If you see, मैंने आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक भेजा था जब मैंने आपको गूगल ड्राइव फोल्डर का एक्सेस दिया था। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो आपके अपलोड हो जाते हैं। रीसेंट हो सकता है, लास्ट वीडियो शायद आपका अपलोड इसमें नहीं किया हो मैंने, यूट्यूब पे तो डाल दिया बट हो सकता है शायद प्लेलिस्ट में नहीं डाला हो। आप लोग चेक कर लेना, वैसे मैं भी चेक कर लूंगा। आपके सारे लेक्चर्स वैसे यूट्यूब के ऊपर डले हुए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो यूट्यूब का लिंक होगा यही स्ट्रेट अवे आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, राइट? सो टेक केयर, बाय बाय, एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर द लास्ट लेक्चर, राइट? वो मतलब एक्चुअल में मेरी तरफ से एक ब्लंडर हो गया था, राइट? सर वो YouTube के लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे? यस यस, वो भी अवेलेबल रहेंगे, बिल्कुल जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ वो लेक्चर्स भी आपके अवेलेबल रहेंगे। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द लेक्चर्स जो भी मेरा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ओके। नहीं भावेन, दिस इज आई नो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील, बट एज अ प्रोफेसर इट्स माय ड्यूटी not to have such kind of error, but ठीक है, anyway, thank you, take care, bye bye.